समझ ली। ताइवान का तनाव जो है वो क्यों इतना बढ़ रहा है, इसकी डिटेलिंग आज हम करने जा रहे हैं। एक पैनल भी बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाला है। अब समझिए अमेरिका क्यों करता है ताइवान की सुरक्षा, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। चीन बहुत तेजी से ताकतवर बन रहा है। वजह नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, क्यों ट्रंप साहब चाइना को कंट्रोल करना चाहते हैं। वजह नंबर 2, अमेरिका नहीं चाहता कि चीन एशिया में पूरी तरह हावी हो जाए, यह भी डर उनको है। वो नहीं चाहते कि पूरी तरह से एशिया में चीन शक्तिशाली बन जाए, ताकतवर बन जाए। वजह नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, ताइवान चीन के ठीक सामने है, इसलिए यह अमेरिका के लिए एक चेक पोस्ट, एक शील्ड जैसा काम करता है, जहां पर अमेरिका रहकर माफ कीजिएगा चाइना की निगरानी कर सकता है, और इसीलिए वो ताइवान को पाल पोस रहा है। ताइवान फर्स्ट आइलैंड चेन में आता, यानी चाइना से सीधे बाहर आते सबसे पहला जो आइलैंड पड़ता है वो ताइवान है। वजह नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, ये जो इलाका है चीन की नौसेना को पैसिफिक महासागर में फैलने से रोकता है, यानी चाइना स्प्रेड नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सामने एक आइलैंड है जो ताइवान है, और ताइवान से तमाम दिक्कतें परेशानियां चाइना को लगातार मिलती रहती हैं, और अमेरिका के लिए तो एक तरह का वो चेक पोस्ट है। वजह नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा चिप निर्माता है, जो चिप प्रोडक्शन है उसमें नंबर 1 है ताइवान, और यह भी एक बहुत क्रूशियल वजह है। जी हां, वजह नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, ये चिप मोबाइल कार एआई मिसाइल में लगाए जाते हैं, यानी दुनिया भर की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वहां पर इस चिप का इस्तेमाल होता है, और यही सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से ताइवान को अमेरिका लगातार बचाने की कोशिश करता है। वजह नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों, अगर चीन इसे कंट्रोल कर लेते तो दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन हिल जाएगी, यानी अगर चाइना का कंट्रोल ताइवान पर हो गया अगर चाइना ने हमला किया ताइवान पर और कंट्रोल हो गया, तो समझिए कि जो चिप मार्केट है उथल पुथल मच जाएगी वहां पर। तो ये बहुत सारी वजहें मैंने आपको बताएं कि आखिरकार क्यों अमेरिका ताइवान को सुरक्षा देता है, और अगर चीन का कब्जा हो गया ताइवान पर तो क्या कुछ बदल जाएगा, क्या कुछ हो जाएगा। अगले ग्राफिक्स की तरफ आते हैं, चीन ने ताइवान पर हमला किया तो क्या होगा, संभावनाओं पर भी गौर करने की बहुत जरूरत है। जी हां, संभावना नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, ताइवान के एयरबेस रडार कम्युनिकेशन सिस्टम पर हमला होगा। अगर हमला हुआ तो क्या होगा, तो ताइवान के सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम को चाइना कमजोर करना चाहेगा, तोड़ना चाहेगा, खत्म करना चाहेगा। संभावना नंबर 2, साइबर अटैक से इंटरनेट बैंकिंग ठप करने की कोशिश होगी, यानी साइबर अटैक किया जाएगा ताकि इंटरनेट बंद हो जाए, उनके डिफेंस सिस्टम काम करना बंद कर दें। संभावना नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, चीन अपनी नेवी से ताइवान को चारों तरफ से घेर लेगा। चीन ने ताइवान पर हमला किया तो क्या होगा, उन संभावनाओं की चर्चा हम कर रहे हैं। संभावना नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, गौर से समझिएगा इस पॉइंट को, ताइवान का तेल खाना हथियारों की सप्लाई रोकने की कोशिश होगी, और यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है किसी मुल्क को अगर आपको वॉर में कमजोर करना है, तो उसका रसद, उसका खाना, उसका पानी, उसका फ्यूल रोक दीजिए, वो वैसे ही कमजोर होकर सरेंडर कर देगा आपके सामने। संभावना नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, चीन और ताइवान के बीच फाइटर जेट की भारी लड़ाई होगी। ताइवान के पास भी अपने फाइटर जेट्स हैं 5th जनरेशन के, और चाइना भी लगातार अपने हवाई हमलों के जरिए उन्हें तबाह करना चाहेगा। संभावना नंबर 6, चीन कोशिश करेगा कि ताइवान की एयरफोर्स खत्म हो जाए, और इसी पर उसका फोकस रहने वाला है। और अभी जो संभावनाएं बन रही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्रोन अटैक हो सकता है। संभावना नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही दर्शकों, अगर चीन हवा में जीत गया तो आधी जंग तो समझिए कि चीन ने जीत ली है, और उसके बाद संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। संभावना नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, अगर जंग हुई तो क्या होगा, जंग में अमेरिका की एंट्री हो सकती है। अमेरिका की मजबूरी होगी कि वो ताइवान को बचाने के लिए चाइना के खिलाफ खड़ा हो जाए, और यहीं से पूरा मामला बहुत दिलचस्प हो जाएगा। संभावना नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, वो भी समझना बहुत जरूरी है, बहुत क्रूशियल है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर पहुंचेंगे, यानी अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज देगा चाइना से लड़ाई के लिए ताइवान के पास पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। संभावना नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, अमेरिका ताइवान को हथियार और इंटेल भी देगा। भाई अगर आपको ताइवान को बचाना है तो हथियार देने पड़ेंगे, इंटेल इनपुट्स आपको देने पड़ेंगे। जी हां, और संभावना नंबर 11 आखिरी संभावना, अगर चीन ने हमला किया तो क्या होगा, वो भी आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अमेरिका सीधे जंग में कूद सकता है या हाफ वॉर कर सकता है, यानी सीधे जंग में नहीं कूदेगा लेकिन मदद करेगा। हो सकता है कि आधी जंग लड़ने की जो संभावनाएं हैं उस पर, यह आधी जंग क्या होती है हम डिफेंस एक्सपर्ट से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। संभावना नंबर 12 क्या है, जंग यहां से ग्लोबल वॉर का रूप ले लेगी, यानी बहुत सारे मुल्क ताइवान के साथ खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे मुल्क चाइना के साथ खड़े हो जाएंगे, रशिया चाइना ये कॉम्बिनेशन बन सकता है ताइवान के साथ, और भी जो मुल्क हैं वो उसके साथ खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से दिक्कतें और परेशानियां बढ़ सकती हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले 1 घंटे लगातार उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जंग ताइवान में जो स्थितियां हो रही हैं वो स्थितियां आखिर कहां जाने वाली हैं। जी हां, स्वागत कीजिए कोमोडोर GS सोनी साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
पूर्णिमा नाथ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही है, अमेरिका से लाइव जुड़े हैं। पूर्णिमा मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव साहब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। अरविंद सिंह तेजावत साहब आपको दिख रहे हैं, साउथ एशिया एक्सपर्ट हैं। इनसे भी हम इनके एक्सपर्टाइज और इनके इनपुट्स लेने की कोशिश करेंगे शो के दौरान। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। खबर यह है कि ताइवान अब घेरेबंदी शुरू कर चुका है चाइना की। इससे पहले भी हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी, एक एपिसोड हमने किया, एक डिबेट हमने किए थे, वहां पर भी सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा एक्टिव चीजें दिखने लगी हैं। क्या अमेरिका ईरान में बिजी है, इसका फायदा चाइना उठा सकता है ताइवान के खिलाफ? ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और चीन का अगर हम इतिहास देखें तो यह देखने में आया कि चीन किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में उसने अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया है। यहाँ तक कि ईरान में भी चीन की उपस्थिति बहुत जरूरी थी अगर वह मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है। और वो चाहता है कि अगर एक ध्रुवीय दुनिया हो तो चीन को रूस को आना चाहिए था, पर चीन ने यहाँ पे भी दिलचस्पी नहीं ली। और ऐसी तमाम जगहों पे जब चीनी हितों को नुकसान पहुंचाया गया, जैसे इसमें वेनेजुएला एक उदाहरण था, जहां चीन का जो सपोर्टर्स जो थे निकोलस मादुरो, उसके संबंध में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। सीरिया इसका एक और ताजा उदाहरण है। राइट सर। तो ऐसे में चीन चुपचाप अपना डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देगा, जैसा कि वो नॉर्मली करता रहा है, व्यापार की तरफ ध्यान देगा, या कि ताइवान की घेरेबंदी करके वह कुछ नया करना चाहेगा। पर अगर चीन ऐसा करता है तब भी यह बात भी सच है कि अमेरिका सिवाय आर्थिक प्रतिबंध के अलावा इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। अमित साहब। अब संजीव सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट के पास जाऊंगा ये समझने और जानने के लिए कि वहां पर स्ट्रेटेजी किस तरह की होगी। संजीव सर, आपको याद होगा हम कुछ दिन पहले भी डिबेट कर रहे थे चाइना और ताइवान के सिचुएशंस पर। तब आपने मुझसे कहा था कि अमित, बहुत मुश्किल है कि चाइना अटैक करेगा ताइवान के ऊपर, लेकिन सिर्फ वॉर में कई बार प्रेडिक्शंस काम नहीं करते, कई बार हम रीड नहीं कर पाते ओवर द लाइन। अभी जो सैटेलाइट इमेजेस आए सर, उसमें जो उनकी घेरेबंदी है वो कुछ ज़्यादा हो गई है, वहाँ पर एस्केलेशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो क्या ये दबाव बनाने के लिए हो रहा है, या ट्रंप साहब की यात्रा होने वाली है चीन की, क्या कुछ नेगोशिएशन हो सकता है ताइवान को लेकर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, और जैसे कि मैंने आपके शो में पहले भी कहा था, जो आपने बिल्कुल ठीक उसका रेफरेंस दिया, कि मैं मानता हूं कि चाइना इस तरीके की स्थिति में कि जब दो युद्ध पहले से ही चल रहे हैं और वेस्ट एशिया की जो क्राइसिस है, इससे विश्व की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो सीवियरली इम्पैक्टेड हैं। और विश्व में जो ऑयल के जो अगर आप दाम देखें ऑयल और गैस के, तो उसमें एक वोलेटिलिटी है, और ये जो वोलेटाइल कंडीशन है काफी लंबे समय तक अभी बढ़ने की संभावना है। रशिया यूक्रेन का युद्ध आज भी लगातार जारी है, और ऐसे में यदि चाइना ने ताइवान के ऊपर कोई हमला करने की हिमाकत की और उसका फोर्सफुल ऑक्यूपेशन करने की अगर तरफ उसने कदम बढ़ाए, तो ये जो पूरी सिचुएशन है वो महाशक्तियों के बीच में कन्फ्रंटेशन का कारण बन सकती है, और ये जो दो युद्ध चल रहे हैं वो एक वर्ल्ड वॉर का रूप भी ले सकता है। ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। और इस तरीके की जो सिचुएशन अगर होती है, तो अगर चाइना ताइवान पर कोई हमला करता है, तो ऐसे में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान की रक्षा के लिए जरूर वो कार्रवाई करेगा। और अभी आपने हाल के समय में देखा कि जापान ने भी, जो वहाँ की प्रधानमंत्री तकाइची है, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि ऐसा कोई अगर एग्रेशन चाइना ने ताइवान पर दिखाया तो उसका जो रिस्पांस है वो टोक्यो से भी आ सकता है। और इसी तरीके का जो रिस्पांस है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस फ्रंट पर भी करने की तरफ आगे बढ़ सकता है। और यदि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में कोई डायरेक्ट, और महाशक्तियों के बीच में कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ, तो आप ये समझ लीजिए कि आगे आने वाले समय में हम तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत देखेंगे, और ये चाइना के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इस बात को चाइना समझता है। चाइना इस बात को जानता है कि यदि उसने वर्ल्ड वॉर की कंडीशन खड़ी की तो ये पूरी चाइना के लिए भी घातक होगा, पूरे विश्व के लिए घातक होगा। अभी तक तो काफी रिस्ट्रेंट बढ़ता जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से वेस्ट एशिया के राष्ट्र तो ये भी नहीं चाहते कि उसका एक रीजनल कन्फ्लिग्रेशन हो। सारे दुबई पे, दोहा पे, अन्य वेस्ट एशियन राष्ट्रों पर ईरान के इस्लामिक रिजीम के द्वारा किए गए हमलों के बावजूद भी उन राष्ट्रों ने एक बहुत ही संयम दिखाया है, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, ओमान हो। उसका कारण यही है कि वो नहीं चाहते कि इस युद्ध का कोई रीजनल कन्फ्लिग्रेशन हो, ये कोई रीजनल वॉर में बदले। आज तक ये रीजनल वॉर नहीं है।
अब और ईरान की इस्लामिक रिजीम जो एक्शन ले रही है, ऐसे में वो रीजनल वार का खतरा तो है ही, लेकिन यदि चाइना ने कोई ताइवान पर एक्शन लिया तो ये वर्ल्ड वॉर के खतरे को इनवाइट करेगा, और जो कि पूरे विश्व के लिए घातक होगा, और चाइना के अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ये घातक साबित हो सकता है। और देखिए, मैं ताइवान के संदर्भ में इस बात को अवश्य कहना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए कि जो इंडो पैसिफिक रीजन का जो क्षेत्र है वो 21वीं सदी का विश्व का मोस्ट हैपनिंग और मोस्ट डायनामिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड है। 60% से भी ज्यादा की आबादी इस क्षेत्र में रहती है और ये अपार रिसोर्सेज से संपन्न है। और ये जो इस पूरे क्षेत्र पर यदि चाइना ने अपना डोमिनेशन स्थापित किया और चाइना ने यदि ताइवान का फोर्सफुल ऑक्यूपेशन कर लिया तो वो जाहिर है कि वो ताइवान तक रुकेगा नहीं, उसको फिर वो साउथ चाइना सी का 35 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो उसकी तरफ ताइवान का बेस इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ चाइना सी के 90% भाग पर चाइना एकाधिकार का दावा करता है, वो उस पर वहां पर 9 डैश लाइन के माध्यम से पूरे क्षेत्र को अपना बताता है। जापान का जो सेंकाकू आइलैंड है वो भी खतरे में आएगा और भारत के ऊपर भी, जो भारत के क्षेत्रों पर भी चाइना की जो दृष्टि रहती है, सबके ऊपर खतरे बढ़ जाएंगे। तो ताइवान और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ ओवर फ्लाइट और अनइम्पीडेड जो कॉमर्स की जो बात है, वो सब कुछ बाधित होगा और जो कि राष्ट्रों के अनएक्सेप्टेबल होगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि ताइवान के ऊपर चाइना की हिमाकत का जो रिस्पॉन्स है वो उसे बहुत बड़े तरीके से मिलेगा। और यदि इस स्थिति में कि जब 2 युद्ध पहले से ही चल रहे हैं और ऐसे में चाइना ने कोई नया फ्रंट खोल दिया और ये महाशक्तियों के बीच का टकराव की बात आई, तो फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर से ज्यादा दूर नहीं है ऐसी स्थिति में। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी महाशक्ति वर्ल्ड वॉर में जाना चाहेगी, चाइना भी नहीं जाना चाहेगा। चाइना जरूर ताइवान पे कुछ करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वर्तमान समय में वो दबाव बनाने के लिए ड्रिल्स इत्यादि पहले से भी करता रहा है। हमने ये देखा है कि जो चाइना के जो फाइटर जेट्स हैं वो समय समय पर जो ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन का लगातार इंकर्जन करते हैं ड्रिल्स के माध्यम से। नैन्सी पेलोसी की एक बार हुई, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो स्पीकर थी, उस समय चाइना ने डराने की कोशिश की थी, लेकिन वो हमला उसने उस समय भी नहीं किया था। तो ये महाशक्तियां देखिए न्यूक्लियर कंडीशन में कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहेंगी। और इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि रशिया यूक्रेन का युद्ध पिछले 4 वर्षों से भी ज्यादा समय का जारी है, लेकिन आज तक रशिया ने नेटो की टेरिटरी पर कोई सीधा हमला, एक गोली तक नहीं चलाई है। और वहीं अमेरिका और नेटो ने भी रशिया की टेरिटरी पर कोई डायरेक्ट कोई बुलेट, एक सिंगल बुलेट तक फायर नहीं की, क्योंकि जैसा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार कहा था रशिया यूक्रेन युद्ध की शुरुआत होने के पहले कि जिस दिन अमेरिका और रशिया के जो सोल्जर्स हैं वो एक दूसरे को डायरेक्टली शूट करना शुरू कर दें, उसी दिन समझ लेना चाहिए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और चाइना भी उसी तरीके की शक्ति है, महाशक्ति है जैसे कि रशिया है। और ऐसे में अमेरिका और चाइना का सीधा सीधा कन्फ्रंटेशन पूरी स्थिति को वर्ल्ड वॉर में बदल देगा, और जिसमें कि कोई नहीं जाना चाहेगा। ये एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, एक सर्वनाश, एक न्यूक्लियर वॉर को देगा, जिसमें कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी वर्ल्ड का जो लीडर है वो जाना चाहेगा। शी जिनपिंग भी उसमें नहीं जाना चाहेंगे। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं। ऑलराइट सर, ठीक है। इससे पहले कि मैं पूर्णिमा मैम के पास जाऊं, सोनी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी वॉर एस्केलेशन को अगर देखा जाए तो समंदर में जो शिप्स हैं वो लगातार चाइना बढ़ाता जा रहा है, ताइवान की घेरेबंदी ज़्यादा हो गई है। बहुत मुमकिन है कि ये प्रेशर बनाने की टैक्टिक्स हो सकती है, लेकिन ताइवान को लेकर चाइना बहुत पॉजिटिव है और वो हमेशा से ये चाहता रहा है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत कि ताइवान अलग एक मुल्क नहीं है, वो चाइना का हिस्सा है। अमेरिका के बीच बचाव की वजह से, अमेरिका के आने की वजह से चाइना थोड़ा प्रेशर फील करता है। आपको लग रहा है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है मिडिल ईस्ट में, चाइना चूंकि एक लाला कंट्री है, सो कॉल्ड लाला कंट्री, मैं उससे बोलता हूँ कि बिजनेस करना है, पैसा कमाना है और अपनी इकॉनमी को आगे ले जाना है, चाइना की यही पॉलिसी है, कोई और पॉलिसी चाइना की नहीं। लेकिन ताइवान को लेकर चाइना बहुत पॉजिटिव है। सर, आपको लगता है ये मौका है चाइना के लिए ताइवान को ओवरटेक करने के लिए? देखिए, जहां पर चाइना का सवाल है, चाइना ने अपना इंटेंट बहुत क्लियर कर रखा है कि जो ताइवान है इट्स ए पार्ट ऑफ चाइना, वो उसको अलग हिस्सा नहीं मानते हैं। और वो बाकी देशों को भी यही कहते हैं कि आप इसको ताइवान को अलग देश नहीं मानिए। ये इंटेंट चाइना ने बहुत क्लियर कर रखा है। चाइना समय समय पर जो ताइवान के एयर स्पेस है उसको वैलिड करता है। कभी कभी अपने नेवल शिप्स जो है उनको भी इस एरिया में भेज के एक्सरसाइज करता है, पोस्टिंग करता है। ताइवान पे दबाव बना के रखा है उन्होंने। अमेरिका जो है, अमेरिका की अभी जो ऐसी कंडीशन आप देख रहे हैं उसमें यह है कि लगता है कि मिस्टर ट्रम्प जो है वो एक यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ, जिसमें अमेरिका का कंट्रोल ही हो, उसकी तरफ जाना चाहते हैं। वो चाइना से थ्रेटन फील कर रहे हैं क्योंकि चाइना एक इमर्जिंग कंट्री है
और सो फार एज ताइवान इज कंसर्न्ड, वहां पे अमेरिका जो है वो चाहेगा कि किसी भी तरीके से जो चाइना है ये इस पे कंट्रोल ना कर सके, क्योंकि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट भी काफी इन्वॉल्व हो जाते हैं। उन्होंने वहां पे अपने काफी एसेट्स भी अभी उनको दे के रखे हुए हैं। और जो ताइवान है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन है उसकी, उसे देखिए कि ये एक हिंड्रेंस बनता है बिटवीन चाइना एंड अदर कंट्रीज। तो इस लिहाज से मेरा ये मानना है कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसको देखते हुए चाइना ताइवान पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है इस समय में तो ये वाकई इसमें फिर एक वर्ल्ड वार का शेप ले सकता है। चाइना अपनी पोस्टरिंग करता रहेगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि अंडर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में चल रहा है, रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पूरा वर्ल्ड जो है इसमें इन्वॉल्व हो चुका है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन जो आ चुकी हैं, ऑयल सप्लाई की जो प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, तो चाइना अभी ऐसा नहीं करेगा। ठीक है सर, प्लीज स्टे विथ मी। पूर्णिमा मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभी ट्रम्प साहब की सिचुएशन बड़ी मजाकिया, बहुत फनी हो गई है इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में। वो ईरान को लेकर